ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे एफडी है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, लो रिस्क और लो रिटर्न देते हैं, जिससे आपकी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हो सकती। एफडी नहीं, गोल्ड नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, एसआईपी नहीं, तो करे तो क्या करे। तो सिंपल एंड इंटेलिजेंट वे टू क्रिएट वेल्थ इज टू क्रिएट योर ओन इक्विटी पोर्टफोलियो। और मैं आपको इस वीडियो में यही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो ना कि आपने कभी सुनी हो, देखी हो या पढ़ी हो। और अगर आप ये स्टेप्स सीख जाते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स ऐड कर पाओगे। अगर ये स्टेप्स आपने स्किप कर दी तो ये वीडियो आपके कुछ काम का नहीं है। लेकिन बिलीव मी, आपका जो पोर्टफोलियो बाद में बनेगा वो रिसेशन प्रूफ, बबल प्रूफ, पैंडेमिक प्रूफ, ऑलराउंडर बनेगा। एंड आई एम श्योर अगर किसी फंड मैनेजर ने ये वीडियो देख लिया तो वो ज़रूर इस वीडियो की जो आइडियाज़ है वो आइडियाज़ यूज़ करके अपना खुद का एक फंड मार्केट में रिलीज ज़रूर करेगा। हर रिटेल इन्वेस्टर का एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ, कैसे, कितना और कब करें, और ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे एफडी है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, लेकिन ये जितने ऑप्शन है ये सब स्लो मूविंग, लो रिस्क और लो रिटर्न देते हैं, जिससे आपकी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हो सकती। वेल्थ जनरेशन के लिए आप जितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हो उतना ही आपको रिवार्ड या रिटर्न भी मिल सकते हैं। फॉर दैट मैटर कोई भी बिजनेस रहे, उस बिजनेस की फ़िलॉसफी यही होती है, अगर वो बिज़नेस हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखता तो वो बिज़नेस भी आगे जाके ग्रो नहीं कर सकता। जैसे आपने अगर आपकी सिटी में कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े ओपन किया, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आपके सिटी में, और वही बिज़नेस मॉडल, वही रेस्टोरेंट आप दूसरे स्टेट में अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये भी एक रिस्क है, क्योंकि उस स्टेट या उस सिटी के जो लोग हैं, उनका कल्चर, उनका जो टेस्ट है खाने पीने का, वो अलग हो सकता है। अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते तो आपका जो रेस्टोरेंट है, आपका जो बिज़नेस है, आपके सिटी तक ही लिमिट होगा, वो कभी एक्सपांड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने पैसे से गैम्बलिंग करना है, बिल्कुल नहीं। इक्विटी स्टॉक्स एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करोगे, प्रॉपरली स्टडी करके ये पता करोगे कि इंडिया के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर उसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, उनके ग्रोथ स्टोरी का आप पार्ट बनते हो, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपना खुद का इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप करना पड़ेगा। और अगर आप अपना खुद का इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट करना सीख जाते हो तो बिलीव मी, आपको कोई म्यूचुअल फंड, कोई एसआईपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी म्यूचुअल फंड को आसानी से आउट परफॉर्म कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू विल बी योर ओन फंड मैनेजर। और मैं आपको इस वीडियो में यही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो ना कि आपने कभी सुनी हो, देखी हो या पढ़ी हो। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो की हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टिंग विद नरेश। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप खुद अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो जो एक टाइम डाइवर्सिफाइड हो, जो बबल प्रूफ भी हो और साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी आपको दिलवा दे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यार ये तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी भी कर सकता है। तो आप गलत हो। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुझे आप एक बात बताओ कि आप जो मार्केट में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उसको आइडेंटिफाई करके आप ये इवेल्युएट कर सकते हो फाइनेंशियली कि कौन सा फंड कितना स्ट्रांग है, अंटिल यू आर अ सीए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट। अगर आपने वो फंड सिलेक्ट कर भी लिया तो आपको उस फंड में चेंजेस करने की लिबर्टी मिलती है। क्या आप ये फंड मैनेजर को बोल सकते हो कि ये स्टॉक परफॉर्मिंग नहीं है, इसको हटाओ, इस स्टॉक को ऐड करो? या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो सेक्टर है ये अंडर परफॉर्मिंग है, इसको हटा दो, ये जो बूमिंग सेक्टर है इसको ऐड करो। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कस्टमाइज अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करती है उसमें क्या चेंजेस करने हैं और क्या नहीं। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड का CAGR देखे, ईयर ऑन ईयर जो CAGR पब्लिश करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, उसको देख के इन्वेस्ट करना भी एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो करंट डेट में परफॉर्मिंग रहेगा या नहीं रहेगा, या फ्यू इयर्स डाउन द लाइन उसकी परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस से मैच करेगी या नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड होता है।
म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल असेट है जो काफ़ी लोग समझते हैं कि लो रिस्क हाई रिटर्न असेट क्लास है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड एक ओवर डाइवर्सिफाइड असेट क्लास है। और अगर म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन में भी ट्रैप हो गए तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो की असेट वैल्यू है ये कई महीने कई साल तक एक ही जगह पे रुक जाती है, वो मूव ही नहीं हो पाती। और अगर आप SIP के बारे में सोच रहे हो तो SIP और म्यूचुअल फंड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ओवर डाइवर्सिफाइड होते हैं। हाँ, जो SIP होता है वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज देता है। टाइम डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो थोड़ा थोड़ा करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो, ताकि जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उसकी जो रिस्क है वो आप कम कर सके। SIP में आपकी जो बाइंग कॉस्ट होती है ये कम करते जाते हो बाय एवरेजिंग, लेकिन SIP जो रिटर्न देती है वो म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होती है। और इन दोनों केस में, म्यूचुअल फंड और SIP के केस में, आपको 8% इन्फ्लेशन भी तो कंसिडर करना है। हर साल आपको 8% का जो इन्फ्लेशन है वो आपके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, मान लो कि 18% म्यूचुअल फंड या SIP आपको रिटर्न दे रही है तो 8% उसमें से माइनस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन का, तो आपका जो इफ़ेक्टिव रिटर्न है वो कम होके 10% पे आ जाता है। कभी कभी ये उससे भी नीचे चला जाता है, और जो आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो वो अलग। और म्यूचुअल फंड में ओवर डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ जो ग्रोइंग सेक्टर्स है उनको निगलेक्ट किया जाता है या तो फिर उनको कम वेटेज दिया जाता है। तो FD नहीं, गोल्ड नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, SIP नहीं, तो करे तो क्या करे? तो सिंपल एंड इंटेलिजेंट वे टू क्रिएट वेल्थ इज़ टू क्रिएट योर ओन इक्विटी पोर्टफोलियो। तो आप बोलोगे कि बेयर मार्केट की साइकिल तो आती रहती है, इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बढ़ता जाता है, जो बबल्स होते हैं जैसे 90s में .com बबल आया, 2007 में रियल एस्टेट बबल आया, ऐसे काफ़ी सारे फ्यूचर्स में बबल आते रहेंगे, रिसेशन आते रहेंगे। तो आप मुझे पूछोगे कि इन सबसे बचना क्या इक्विटी में पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है काफ़ी हद तक पॉसिबल है, एटलीस्ट मच बेटर दैन म्यूचुअल फंड। तो यही सीक्रेट मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। खुद का इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहली स्टेप है इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करो। कमिंग टू द पॉइंट, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका जो फाइनेंशियल गोल है और जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको आपको डिफाइन करना है। फाइनेंशियल गोल्स जैसे आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, या आप घर खरीदना चाहते हो, या आपके चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हो, ये आपको पहले डिफाइन करना है। उसके बाद डिफाइन करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, वो आप कितना रखना चाहते हो। आपको जो ये गोल सेटिंग करनी है ये रियलिस्टिक करनी है। अगर आप ये बोलोगे कि मेरी एज 30 साल की है, 45 ईयर्स तक मैं रिटायर होना चाहता हूँ विद द कॉर्पस ऑफ 2 करोड़, और मैं हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अगले 15 साल तक, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप डबल कर रहे हो तो ही ये पॉसिबल है। तो आप जब गोल सेटिंग करोगे तो आपको ये हेल्प करेगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कितना % का रिस्क लेना है, और आप कौन से सेक्टर ऐड करना चाहते हो, कितने स्टॉक्स ऐड करना चाहते हो, ये सब आपको गोल सेटिंग हेल्प करेगी। सेकेंडली, आपको आपके रिस्क टॉलरेंस को असेस करना पड़ेगा। आप अपने कैपिटल पे कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो, बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स लाइक आपकी एज क्या है। मान लो अगर आप 50s में हो तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते आपके कैपिटल पे। वही आप अगर यंग स्टेज में हो, 20s या 30s में हो, तो आप जो रिस्क है वो रिस्क ज़्यादा भी ले सकते हो। सेकेंडली, आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये आप डिफाइन कर सकते हो। फिर आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका रिस्क असेसमेंट। जैसे आप घर में सोल अर्नर हो और आपकी इनकम सोर्स एक ही है, तो आपका जो रिस्क है वो नेचुरली कम हो जाएगा। आप अगर मैरिड हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिल्ड्रंस एजुकेशन या घर का जो एक्सपेंस है वो कवर करके जो आप पैसा बचा रहे हो, उसमें से आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, इस पे भी डिपेंड करता है आपका रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस असेस करने के बाद ही आप ये डिफाइन कर पाओगे कि आपको हाई ग्रोथ हाई रिस्क स्टॉक्स ऐड करने हैं या स्टेबल एंड लो रिस्क जो स्टॉक्स है वो ऐड करने हैं। थर्ड है चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आप जो पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो
ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब हाई ग्रोथ जो स्टॉक्स है उसको आप ऐड करोगे, और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स है उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एनटीपीसी देखोगे तो एनटीपीसी की जो पीई वैल्यू है ये इंडस्ट्री पीई से कम है, तो ये जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है। ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक को आपको ऐड करना है जिनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, कंपनी रैपिडली एक्सपांड कर रही है, अलग अलग बिजनेस जो वर्टिकल्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, अलग अलग सर्विसेज दे रही है, अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर रही है। ऐसे स्टॉक्स, अंडर वैल्यू स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। तो मान लो अगर आप पोर्टफोलियो में 9 स्टॉक्स ऐड कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले जो स्टॉक्स है ये ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है, अंडर वैल्यू स्टॉक्स है, वो भी आपको कुछ स्टॉक्स उसमें ऐड करने हैं। देयर इज़ नो थंब रूल एज सच कि आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टॉक्स कितने रखने हैं पोर्टफोलियो में और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक जो है ये कितने रखने हैं। आप अपना खुद का रूल बना सकते हो, लेकिन रिसर्च करने के बाद ही। फोर्थ स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ स्क्रीनिंग स्टॉक्स एंड फंड एलोकेशन। अगर ये स्टेप्स आपने स्किप कर दी तो ये वीडियो आपके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्क्रीनिंग ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा स्किल भी है। अगर आप सीख जाते हो, काफ़ी लोग इसमें फेल होते हैं, और अगर आप ये स्टेप्स सीख जाते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स ऐड कर पाओगे। आपको अपने पोर्टफोलियो में 3 कैटेगरी के स्टॉक्स ऐड करने हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब इसके लिए आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल स्टॉक की जो लिस्ट है ये रेडी होनी चाहिए। अब ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? अब ये जो लिस्ट है ये कैसे डाउनलोड करनी है, ये मैंने अपने एक वीडियो 5 टॉप मिड कैप मल्टी बैगर स्टॉक्स वाले वीडियो में आपको बताई थी। आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई थी। आपको क्या करना है, आपको AMFI दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। AMFI के वेबसाइट की जो लिंक है उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली है, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हो। जैसे भी आप वो लिस्ट डाउनलोड कर लेते हो, आपके सामने एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी, और ये जो लिस्ट है ये 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स की है। मैंने जो इररिलेवेंट कॉलम्स है ये मैंने हाइड किए हैं। मैंने आपको सिर्फ जो स्टॉक्स के नाम है, उसकी जो मार्केट कैपिटल है और उसकी जो कैटेगरी है, लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ये मैंने यहाँ पे रखी है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। और अगर आप 5000 स्टॉक्स एक एक करके एनालिसिस करोगे तो आपको महीने साल लग जाएंगे। नेचुरली आपको वो सब नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल तो वो जो लिस्ट है वो मिनिमाइज़ करनी है, और आपको ये इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का, जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है, ये आपको समझना है। हमको सबको पता है कि इक्विटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो रिस्क है ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है। मार्केट में अगर बड़ा करेक्शन आता है तो स्टॉक में भी काफ़ी बड़े करेक्शन आ सकती है। रिसेशन में भी काफ़ी बड़ा फॉल आता है स्टॉक्स में। कोई बबल बर्स्ट होता है तो भी काफ़ी बड़ा फॉल होता है स्टॉक्स में। तो इन सभी सिचुएशन में स्टॉक्स में एक डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है, और ऐसे स्टॉक्स को साइक्लिक स्टॉक बोला जाता है, जिनकी जर्नी एक मार्केट में एक साइकिल की तरह होती है। ऐसे जो साइक्लिक स्टॉक्स होते हैं ये अगर 40-50% की रैली करते हैं तो उतने ही स्पीड से गिरते भी है। साइक्लिक स्टॉक्स की जो ये जर्नी होती है, ये जो मूवमेंट होती है, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट्स अगर बदलते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं इसके ऊपर असर होता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर बदल जाती है, कम ज़्यादा होती है, तो टूरिज़्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काफ़ी बड़ा असर होता है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होता है तो मेटल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे बुरी तरह से असर होता है। फिर जीडीपी है, रिसेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने की वजह से काफ़ी सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये बुरी तरह से पिट जाते हैं, और इन सब फैक्टर्स का असर जो होता है ये साइक्लिक स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो फैक्टर्स है ये लंबे समय तक किसी भी सेक्टर के लिए अनफेवरेबल रहे तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है ये लंबे समय तक, सालों तक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके लिए ये है
कि आप ऐसे साइक्लिक स्टॉक्स को बिल्कुल ऐड नहीं करोगे अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जिससे ये 5000 वाली जो लिस्ट है ये छोटी होके एक क्वालिटी लिस्ट में कन्वर्ट हो सके। तो आपको ऐसे नॉन साइक्लिक सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसकी अपवर्ड जर्नी कंसिस्टेंटली हो रही है। और ये जो नॉन साइक्लिक सेक्टर्स है ये इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड है। आपने कोविड पैंडेमिक में एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो स्टॉक्स इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड थे उनकी जो ग्रोथ थी वो पीक पे थी, और उसी टाइम जो नॉन साइक्लिक सेक्टर्स थे इनमें पैनिक सेलिंग हो रही थी। तो ये जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है इनमें कौन से सेक्टर्स आते हैं? सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। पैंडेमिक हो या रिसेशन हो, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है इसकी जो ग्रोथ है ये कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, उसका जो डिमांड है ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सेकेंड सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल्स, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जैसे फूड, बेवरेजेस और कुछ हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट जो आइटम्स होते हैं ये बनाने वाली जो कंपनीज़ है, ये सेक्टर जो है ये सेक्टर एक नॉन साइक्लिक सेक्टर है जिसकी जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और इसी के साथ ये जो सेक्टर है ये कंसिस्टेंटली ग्रो करता जा रहा है। थर्ड सेक्टर है यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, ये बेसिक सर्विसेज है, इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है ये हाई डिमांडिंग स्टॉक्स है, और इसकी जो डिमांड है ये ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। ईवी सेक्टर जैसे ग्रो करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो एलपीजी गैस जो है इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी में आता है। फिर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। इंटरनेट या जो फ़ोन है इसके बिना कोई भी बिजनेस या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है ये भी एक कंसिस्टेंटली रैपिडली मूविंग सेक्टर है। एंड द लास्ट सेक्टर इज़ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो पेन हो या पेपर हो, ये जो बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है विद द एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स। आपके पोर्टफोलियो में ये मैंने जितने भी नॉन साइक्लिक सेक्टर्स बताए ये ऐड करने हैं, क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री फोकस है ये बहुत ही शार्प हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, और आपको मॉनिटर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब ये जो मैंने 5000 की लिस्ट बताई इसमें से ये 5 जो सेक्टर्स है नॉन साइक्लिक सेक्टर्स, इसको कैसे फ़िल्टर किया जाए? तो डोंट वरी, ये भी काम मैंने आपके लिए एकदम इजी कर दिया है। ये जो 5000 वाली लिस्ट थी इसमें से मैंने 109 स्टॉक्स जो है ये मैंने फ़िल्टर आउट किए हैं कंसिडरिंग दिस 5 नॉन साइक्लिक सेक्टर्स। तो ये जो 5000 वाली लिस्ट थी इसमें मैंने जो 5 सेक्टर्स बताए आपको नॉन साइक्लिक सेक्टर्स, इनके जो स्टॉक्स है ये मैंने फिल्टर किए हैं, और ये लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कम से कम बॉटम में आप देखोगे तो ये 137 स्टॉक की लिस्ट मैंने फिल्टर की है। लेकिन इसमें आपको एक क्राइटेरिया ऐड करना है कि जितने भी स्टॉक्स है इनकी जो मार्केट कैपिटल है आपको मिनिमम 1500 करोड़ की रखनी है। आप जितना ज्यादा रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और क्वालिटी स्टॉक आप ऐड कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे ये जो कॉलम था NSE मंथ एवरेज टोटल मार्केट कैपिटल इन करोड़, जो मार्केट कैपिटल है ये ग्रेटर देन 1500 करोड़ की रखी है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 137 का जो काउंट है ये होके आ रहा है 107 के आसपास। यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे तो 107 तक कम हो गई है। लेकिन आपको 107 स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, ये बहुत ही ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा म्यूचुअल फंड की तरह। तो आपको आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 स्टॉक्स ही ऐड करने हैं। तो आप बोलोगे कि यार वो 10-12 स्टॉक्स ही बता दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाएगा, बायस हो जाएगा, और यार आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। आप भी थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा रिसर्च करो, उसी बहाने आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, सेक्टर्स को आप अच्छे से समझ पाओगे, और जो क्वालिटी स्टॉक्स है ये आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे। क्या सोच रहे हो, नहीं करनी मेहनत? चलो, ये जो 107 स्टॉक्स है इसको और छोटा कर देते हैं हम इसमें और एक क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं ताकि ये फिल्टर होके और छोटी बन जाए। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसके पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप जो भी 10-12 स्टॉक्स फाइनल करोगे आपके पोर्टफोलियो के लिए, इसमें लार्ज कैप,
मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स होने चाहिए। इस कैटेगरी का जो वेटेज है ये आप 40-40-20 या 40-30-30 ऐसे रख सकते हो। 40 लार्ज कैप, 40 मिड कैप और जो 20 है ये स्मॉल कैप में होने चाहिए, या तो फिर 40 लार्ज कैप, 30 मिड कैप और 30 स्मॉल कैप के स्टॉक्स होने चाहिए। सेकेंडली आपको एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऐड करना है, जो कि वेरी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज है या स्टॉक्स है, इसको पहले प्रायोरिटी आपको देनी है। तो फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ में जो पावर और जो एलपीजी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ऐसी कंपनीज को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। सेकेंडली फार्मा सेक्टर में जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करो, ऐसे कंपनी सिलेक्ट करो जो लगभग सभी डिसीजेस से रिलेटेड मेडिसिन बनाती हो। ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जो एक्सपांशन मोड में है, गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स को हेवीली प्रमोट कर रही है, हेवीली सब्सिडीज दे रही है, और जो प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव स्कीम्स है ये भी इन सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा रखे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप जो स्टॉक सिलेक्ट करोगे इसके आप नेक्स्ट कंपटीटर को भी स्टडी करना है और कंपेरेटिव स्टडी करके आपको एक फाइनल सिलेक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप एनटीपीसी सिलेक्ट कर रहे हो ओवर अदानी पावर और टाटा पावर, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि मैं एनटीपीसी क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन बिलीव मी, आपका जो पोर्टफोलियो बाद में बनेगा वो रिसेशन प्रूफ, बबल प्रूफ, पैंडेमिक प्रूफ, ऑलराउंडर बनेगा। अभी भी एक्सपेक्टेशन में हो कि मैं आपको फाइनल लिस्ट बता दूँ? चलो एक काम करते हैं, एक फाइनल फिल्टर लगा देते हैं और एक क्वालिटी लिस्ट बना लेते हैं कि देखते हैं कौन सी एक फाइनल लिस्ट बन के आती है। और वो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्टॉक प्राइस CAGR। स्टॉक प्राइस CAGR मतलब स्टॉक किस CAGR के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। आपको जो स्टॉक प्राइस का CAGR है ये ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो कर रहा है, किस % से ग्रो कर रहा है, ये आपको लास्ट 5 और 10 साल के लिए अप्लाई करना है इस 107 के लिस्ट में। ये डेटा कहाँ पे मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको screener.in में। screener.in के सर्च बॉक्स में अगर आप कंपनी का नाम टाइप करते हो और उसके प्रॉफिट एंड लॉस के टैब में क्लिक करते हो, तो आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद स्टॉक प्राइस का जो CAGR है ये 3, 5 और 10 साल के लिए मिल जाएगा। ये जो परसेंटेज है स्टॉक प्राइस CAGR का, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले 5 और 10 साल में कितने CAGR % के हिसाब से ग्रो किया है। और ये जो CAGR है ये फर्स्ट थिंग डबल डिजिट ही होना चाहिए। उसमें भी ये जो CAGR % है ये मिनिमम 18% ही होना चाहिए। बिलो 18% को आपको कंसिडर नहीं करना। भले ही आपको 10 से कम स्टॉक मिले, 9 स्टॉक ही मिले, लेकिन आपको 18% के नीचे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बोला था, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का है तो आपको जो स्टॉक प्राइस का CAGR है ये 5 साल का मिनिमम 18% कंसिडर करना है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो हम लोगों ने ये जो 107 स्टॉक की लिस्ट फाइनल की थी, इसमें हम लोग लास्ट 5 और 10 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR उसमें डालेंगे और फिल्टर आउट करेंगे कि कितने ऐसे स्टॉक्स अबो 18% निकल के आ रहे हैं। तो ये जो 107 वाली लिस्ट थी, इसमें मैंने 5 और 10 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR डाल के रखा है ऑलरेडी। जो मैंने हाइड किया था मैं अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक प्राइस CAGR 5 ईयर्स और सेकंड जो है स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स। सबसे पहले काम करना है 5 साल का जो CAGR है ये ग्रेटर देन 18% होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग 18% डाल देते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगी। ये कम होके अभी हो रही है 50। सेकेंडली इसी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज्यादा है, 10 साल है, 15 साल है, तो इसमें और एक हम लोग फिल्टर डालेंगे। 10 साल का जो CAGR है ये भी हम लोग ग्रेटर देन 18% रखेंगे। तो देखेंगे कि ये लिस्ट और कितनी शॉर्ट होती है। देखो यहाँ पे आप देखोगे अब जाके आ रही है लिस्ट बाय स्टॉक की।
आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 22 स्टॉक जो है ये हम लोगों ने स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से फिल्टर आउट किए है, जो 5 और 10 साल में 18% से ज्यादा दे रहा है स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली। अब देखोगे तो 5 साल का CAGR ट्रिमेंडस है। यहाँ पे से आप देखोगे JSW एनर्जी लिमिटेड स्टॉक प्राइस का जो CAGR था 5 साल का वो था 60% और 10 साल का जो था वो 26% का है। अब जैसे जैसे ईयर्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे CAGR भी कम होता जाता है, लेकिन अगर इसमें आप देखोगे कि 20% के ऊपर भी काफी सारे यहाँ पे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, तो मैं ये थोड़ा पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेने का चांस देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैंने इतनी मेहनत करके आपको फाइनल 22 स्टॉक्स की लिस्ट जो दी है, याद रहे कि ये 22 स्टॉक्स भी आपको पूरे के पूरे आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम 10 से 12 स्टॉक्स ही ऐड करने हैं वेटेज के हिसाब से। जो मैंने आपको वेटेज बताया 40-40-20 या 40-30-30 रिस्पेक्टिवली, इस हिसाब से आपको स्टॉक्स को ऐड करना है और पोर्टफोलियो खुद का बनाना है। अब इसमें आपको क्या मेहनत करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। ये जो 22 स्टॉक्स है इसके फंडामेंटल्स आपको स्टडी करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स है, ये सब आपको चेक करने हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ है ये सबके चेक करने हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखो। और ये जो 22 स्टॉक की लिस्ट थी इसको आप आधा करके 11 से 12 तक ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप की फाइनेंशियल रेशियोज सब स्टॉक्स का चेक करोगे, स्टडी करोगे, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल रेशियोज है ये एक तो पी रेशो, पीबी रेशो, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है इसमें आप जो ROE है या नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी का जो प्रॉफिट CAGR परसेंटेज है लास्ट 5 और 10 साल का, ये स्टडी करो। उसके बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, सेक्टर का ट्रेंड कैसा है, कंपिटिटिव एडवांटेजेस क्या है कंपनी के स्टॉक्स के, ये सब स्टडी करो। और उसके बाद फिर आप जो स्टॉक्स है ये फ़िल्टर आउट करके उसमें जो क्वालिटी स्टॉक्स है ये फाइनल करो। अगर ये छोटी सी मेहनत आप करोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा लार्ज कैप स्टॉक ऐड करना है, कौन सा रिमूव करना है, या तो फिर कौन सा मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक ऐड करना है, रिमूव करना है। ये आपको फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। चलो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी जो 22 स्टॉक की लिस्ट थी ये फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद आपने 11 से 12 तक फाइनल की। अब ये जो 11-12 स्टॉक्स है इसकी फ़ंड एलोकेशन कैसे की जाए, तो मैंने जैसे बताया आपको जो वेटेज है, हर कैटेगरी का वेटेज लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का 40-40-20 है या 40-30-30 है। और आपकी जो कैपिटल है ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, तो लार्ज कैप स्टॉक को आपको 40% ऑफ 1 लाख विच इज़ 40,000, मिड कैप के लिए 40,000, स्मॉल कैप के लिए 30,000, या तो फिर 40,000, 30,000, 30,000 ऐसे डिवाइड आप कर सकते हो। अब ये जो 40,000 लार्ज कैप की एलोकेशन है, इसमें लार्ज कैप में आपके 3 स्टॉक हो सकते हैं, 4 स्टॉक हो सकते हैं, तो आपको ये 40,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 3-4 लार्ज कैप स्टॉक में। वैसे ही आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी करना है जब आप फंड एलोकेशन हर एक स्टॉक के लिए करोगे। चलो आपका फंड एलोकेशन भी हो गया, तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इन 11-12 स्टॉक की जो पोर्टफोलियो बनाया है इनकी आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है। इन स्टॉक में आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन स्टॉक को पेशेंटली वेट करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है इन स्टॉक का, और देखना है, स्टडी करना है कि आपको बेस्ट बाइंग प्राइस कब मिलेगी, तभी आप उस स्टॉक में जो फंड अलोकेट किया है पर स्टॉक वो आप लेते जाओगे। और आप स्टॉक को क्लोजली मॉनिटर करोगे, अलर्ट डाल के रखोगे, और अलर्ट आने के बाद जब आपकी बाइंग प्राइस आएगी, बेस्ड बाइंग प्राइस आपको जब मिलेगी, तभी आप उस स्टॉक के लिए जो फंड अलोकेट किया था वो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। अब आपने लिस्ट बना ली, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया,
व्हाट नेक्स्ट। मैं आपको दो छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आफ्टर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक तो एक्टिवली अपना जो फंड है, जो पोर्टफोलियो बनाया है, ये एक्टिवली आप मैनेज कर सकते हो। एक्टिवली मैनेज करना मतलब आप फ्रिक्वेंटली उसमें बाय एंड सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके एंट्री के बाद किसी स्टॉक में 50-60% की रैली आई, तो वो आप वहाँ पे प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हो। उसके बाद जो करेक्शन होगा, उस करेक्शन में आप वापस उसी स्टॉक को बाय कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एक्टिवली मैनेजिंग फंड। या तो फिर आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप नए हो, आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, फ्रिक्वेंटली बाय सेल नहीं करना चाहते हो, ट्रेडिंग कॉस्ट आपको सेव करनी है, तो आप बाय एंड होल्ड कर सकते हो। आपका जो टाइम होराइजन है 5 साल 10 साल तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जो है, आपने जो स्टॉक्स ऐड किए हैं, पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, उसमें जितने भी स्टॉक्स है ये आपको क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, वॉट आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे आपको हर स्टॉक को मॉनिटर करते जाना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। काफी स्टॉक्स जो होते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के साथ उनके लीगल इश्यूज स्टार्ट होते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट होती है इसमें कॉन्फ्लिक्ट आना चालू हो जाता है। काफी केसेस में जो प्रमोटर्स होते हैं ये अपनी जो इक्विटी होती है, प्रमोटर्स होल्डिंग, ये कम करते जाती है, जो एक निगेटिव साइन है कंपनी के लिए। या तो फिर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, अकाउंटिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं। सुजलॉन, एस बैंक, ये इनके एक आइडियल एग्जांपल्स है। इसी की वजह से आपको जो स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, भले ही वो बहुत ही आउट परफॉर्मिंग हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप भी हो, लेकिन आपको स्टॉक्स जरूर मॉनिटर करने हैं ताकि आपको पता चले कि इन स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कैसा है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी में कुछ इश्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा। कंपनी में कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, खास करके जो आपके पोर्टफोलियो के लिए खराब हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए खराब हो सकता है। ऐसे जो सिचुएशंस है ये आपने पीरियोडिकली चेक करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई भी स्टॉक्स नज़र में आता है, ऐसे स्टॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते दिखाई देते हैं, आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपको उसको हटा के जो उसका कंपटीटर है उसको आप ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। आपको रीशफल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करते हो, आप रीबैलेंसिंग करते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका जो गेन हुआ है ये आपका इंटैक्ट रहेगा, जो लॉसेस होंगे ये भी लिमिटेड होंगे, और आपका जो पोर्टफोलियो है ये आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये स्किल सीख जाते हो, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाने की स्किल सीख जाते हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ये वेल राउंडेड रहेगा, हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। आपको कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी मिस सेल या मिस गाइड करके म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर पाएगा। एंड आई एम श्योर अगर किसी फंड मैनेजर ने ये वीडियो देख लिया तो वो जरूर इस वीडियो की जो आइडियाज है वो आइडियाज यूज करके अपना खुद का एक फंड मार्केट में रिलीज जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू ऐड लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ताकि वो भी अपना इक्विटी पोर्टफोलियो खुद बना सके, वो स्किल गेन कर सके, जिससे उसकी वेल्थ क्रिएशन की एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और इनोवेटिव आइडियाज के लिए, कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।